Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College, Agra. आज का अपना टॉपिक है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी को स्टडी करने से पहले इसको हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी कैसे आई और इसको किसने इसका आविष्कार किया, इस थ्योरी का इसको आविष्कार करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो आप देखिए कि ये जो थ्योरी है 1927 में हिटलर और लंदन लंदन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रतिपादित की थी 1927 में। उसके बाद इसका जो विकास किया है, इसको और आगे बढ़ाया। स्लेटर और पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1931 में इसको और आगे बढ़ाया और उसको एक्सटेंड करने के पीछे क्या उद्देश्य था, उन्होंने दो तीन बातें इसमें ऐड की। एक तो इस थ्योरी के अंदर रेजोनेंस डाला कि इसमें रेजोनेंस भी होता है, दूसरा इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी होता है और इसके अंदर जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है, दिशात्मक गुण भी इसमें पाए जाते हैं वीवीटी के अंदर। तो ये इन्होंने डाला था। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, जिलेस्पी और नाइहोम। उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होता है। तो चलो इस थ्योरी को हम आगे स्टडी करते हैं। इस थ्योरी को स्टडी करने से पहले इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम स्टडी करते हैं, वीवीटी में होता क्या है। तो देखिए, जो पहला बिंदु है वो ये कहता है कि जो वीवीटी है, वीवीटी में जनरली क्या होता है कि जो दो एटम है उन दोनों एटमों के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और एक दूसरे के वो नज़दीक किस तरह से आते हैं, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और दोनों के न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जब वो नज़दीक आते हैं तो बहुत ज़्यादा जब नज़दीक आते हैं तो उसके बाद उनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन किसका होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच होगा रिपल्शन, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में होगा। तो दो अलग अलग एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दूसरे का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में हल्का सा रिपल्शन होता है। रिपल्शन किस किस का होगा, दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाते हैं। और जहाँ उनका रिपल्शन और अट्रैक्शन इक्वलेंट हो जाता, बराबर हो जाता, वो आकर रुक जाते हैं। जब वहाँ रुक जाते हैं तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है, तो वो उससे एक बंध बनता है। उन दोनों के बीच अतिव्यापन होता है, उससे बंध बन जाता है। अब देखिए, ये जो अतिव्यापन होता है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो अतिव्यापन होता है इससे इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। पहले जब वो दोनों अलग अलग थे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी। जब वो उन दोनों के अंदर अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने से उनके अंदर ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होने से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है धीरे धीरे कम हो गई। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने का प्रयास करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं हो, अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ही क्यों। इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वो आपस में मिलकर ओवरलैपिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इससे उनकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबिलिटी की ओर मूव करते हैं। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों को न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपन कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड हो गए दोनों न्यूक्लियस के बीच में। अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में संकेंद्रित हो गए, लोकलाइज्ड हो गए, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, उसमें दिशात्मक गुण आ जाएंगे। वो एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर, डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन सेट हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि इनमें जब ये बॉन्ड बनता है तो इसमें दिशात्मक गुण भी आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक दूसरा जो है स्क्रीन पर आ रहा है डायग्राम। तो इसमें आप देखिए, जो हमने ग्राफ बना रखा है वो पोटेंशियल एनर्जी और दो परमाणुओं के मध्य दूरी के बीच में बना रखा है। उनके बीच की जो दूरी है उसको एंगस्ट्रॉम में दे रखा है हमने। अभी हम चल रहे हैं लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं। तो देखो, दो गोले बना रखे हैं यहाँ पर। हम अपन इन दो गोलों की बात कर रहे हैं, एक और ये दो, दो हाइड्रोजन एटम है। इनके जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को
एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और एक का जो है एक का न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसमें देखो देखो आप, इस स्थिति में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, जो कि जैसा कि ग्राफ से दिखाया जा रहा है। देखो जैसे जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, परमाणु के दो परमाणु के मध्य दूरी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कम होने से क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। देखो ये इस तरह से डाउन हो रही है, जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ये जैसे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, इधर की तरफ नज़दीक आ रहे हैं, तो ये जो इनकी एनर्जी है वो देखो यहाँ से ये ऐसे करके ये डाउन हो रही है, इधर की तरफ जा रही है, ये ऐसा एनर्जी डाउन हो रही है। फिर एक समय आएगा जब इनकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी। वो स्थिति क्या होगी, इनका जो है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा तब क्या होगा, ना इनमें अट्रैक्शन रहेगा ना रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे के बैलेंस हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर हम और ज़्यादा उसको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर उनकी जो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये इस तरह से। और जैसे उनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि अतिव्यापन जो है हो रहा है उनके बीच में। अतिव्यापन केवल उन्हीं परमाणु कक्षकों में संभव है जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होंगे उन्हीं के बीच में अतिव्यापन होगा। जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें अतिव्यापन नहीं होगा और उनको बॉन्ड बनाने की इस तरह से आवश्यकता भी नहीं रहती है। केवल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही अतिव्यापन में पार्टिसिपेट करेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनको कहते हैं वो वही इसमें समर्थ होता है। और जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या हुआ, एनर्जी डाउन होगी। वो एनर्जी डाउन होगी तो वो एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी बॉन्ड एनर्जी के रूप में। प्रति मोल एनर्जी मुक्त होती है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो जो बॉन्ड बना है वो स्टेबल होगा। इसके बाद का जो पॉइंट है वो देखिए, संयोग करने वाले कक्षक हाफ फील्ड होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। जो ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हाफ फील्ड होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट होते हैं, फुल फील्ड नहीं होते। और उनका जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित परमाणु की संयुक्ता का निर्धारण सामान्यतः उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही क्या किया जाता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के आधार पर उसकी संयोजकता का निर्धारण होगा। ग्राउंड स्टेट में किसी परमाणु के पास उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो परमाणु जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर दे देता है, जिससे उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो जितनी उसको आवश्यकता उतनी हो जाती है। अब देखिए जैसा कि बताया कि जो संकृत कक्षक है, संकृत होने के बाद उनका अतिव्यापन तो दिशात्मक हो जाता है। तो ये जो संकृत कक्षक है वो उनकी दिशात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। कई यौगिक या आयनों का एक संयोजक बंध संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उनको उसमें अनुनादी संरचनाओं द्वारा भी उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसमें देखिए जो सहसंयोजक बंध है उसमें दिशात्मक गुण, जैसा अभी पहले बताया हमने कि सहसंयोजक जो बंध बनता है उसमें दिशात्मक गुण भी होते हैं। कैसे दिशात्मक गुण होते हैं, जब उनमें ओवरलैपिंग होती है तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में संकेंद्रित हो जाते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं। जब वो दोनों के बीच में लोकलाइज्ड हो गए तो उसमें दिशात्मक गुण आ गए। ये दो न्यूक्लियस के बीच में जो दिशात्मक गुण आए वहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है, ये दिशात्मक हो गया। अब इसमें आप देखिए कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार, उनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो किस किस तरह की होती है। अब देखो जैसे कि डायग्राम बताया एस एस अतिव्यापन, मतलब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, उन दो एस ऑर्बिटल में आपस में अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ऐसे ही ओवरलैपिंग होगी और जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएंगे। तो इनमें ये दिशात्मक हो गया है अतिव्यापन, लोकलाइज्ड हो गया है ओवरलैपिंग। अब ये दिशात्मक या इस गोले में है ये कक्ष, तो चारों दिशाओं में ये ओवरलैपिंग कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एसपी अतिव्यापन। एसपी
ओवरलैपिंग मतलब एक ऑर्बिटल का s और दूसरा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो वह sp ओवरलैपिंग कहलाती है। अब इसमें देखो जैसे माना हमने HF अणु लिया है तो H के अंदर तो 1s1 एक ही ऑर्बिटल है, S के अंदर एक ऑर्बिटल है। जो P है, P के अंदर देखो जो इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है F के अंदर, तो क्या है इसका कन्फिगरेशन 1s2 2p x2 2p y2 2pz1 pz है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो pz वाला जो ऑर्बिटल है वो H के 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है तो वो जैसा डायग्राम में बता रखा है उस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। दो तरीके हैं यहाँ पर, एक है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक है कोलेटरल ओवरलैपिंग, समअक्षीय अतिव्यापन जिसमें अक्ष के ऊपर जो ओवरलैपिंग होगी, जैसा डायग्राम के अंदर ये बता रखा है, डायग्राम में ये बता रखा है एक्सियल जिसमें एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। ये इससे जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि ये दिशात्मक है, एक्सिस के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इसके अलावा दूसरा है समपार्श्विक कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसको देखें तो इसमें जो है ओवरलैपिंग हुई है वो अक्ष के ऊपर नहीं हुई है। पीपी अतिव्यापन तो अक्ष के ऊपर चल रहा है, पीपी जो अतिव्यापन है इसमें ये वाला अतिव्यापन ये तो अक्ष के ऊपर चल रहा है। देखें सारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डंबल शेप के अंदर है और एक्सिस के ऊपर है, तो ये तो अक्षीय है। और दूसरा ये वाला जो अतिव्यापन है ये समपार्श्विक है, अक्ष तो जो है नीचे है, उनके अतिव्यापन जो है वो दूसरे तरीके से हो रहा है, कुछ ऊपर हो रहा है अक्ष के और कुछ नीचे हो रहा है। तो ऐसे अतिव्यापन को कहते हैं हम समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अगर अतिव्यापन है तो उससे जो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे, वीक बॉन्ड होंगे वो। और एक्सेस वाला जो अतिव्यापन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस पर है, अतिव्यापन जो है वो एक्सेस पर हो रहा है, तो इससे जो बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और वो स्ट्रांग होते हैं। ये एक डायग्राम है, इसको देखें। इस डायग्राम में क्या है कि जो एक्सिस के ऊपर पी एक्स ऑर्बिटल है, एक्सिस के ऊपर ये वाला, ये एक्सिस के ऊपर पी जेड ऑर्बिटल है ये वाला, ये तो ये एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इनसे जो बॉन्ड बन रहा है ओवरलैपिंग से वो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा पी वाई ऑर्बिटल के बीच में ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड है क्योंकि इनमें कोलेटरल ओवरलैपिंग है। पी जेड वाला ये वाला ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है क्योंकि कोलेटरल ओवरलैपिंग है। तो इस तरह से पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, स्ट्रांग होता है, दिशात्मक होता है। पाई बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम खर्च होती है। जनरली जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी होती है 80 किलो कैलोरी, ये जैसे लिख रखा है 80 किलो कैलोरी, ये 80 किलो कैलोरी होती है। पाई बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 65 किलो कैलोरी कम है, इसलिए इसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होती है। इस तरह से है ये। आज के टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स, आगे का नया टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी